RSPS वर्षा क्लासेस में मैं रमेश कुमार यादव आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए नरेशन जो कि क्लास 9th 10th 11th और 12th सबके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 10th और 12th में जो बच्चे हैं किसी भी बोर्ड के हों, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नरेशन होता है। नरेशन से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक ही वीडियो में आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरे आपके नरेशन टॉपिक फिनिश हो जाएं। तो मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब कर लें तुरंत चैनल को। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कोई कोताही न बरतें, क्योंकि जब कभी भी कोई टॉपिक्स में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि वीडियो सर्च करने में आपको वीडियो सर्च ना करना पड़े, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, तब मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो चलिए, अब हमें आशा है, संपूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन किए होंगे। तो नरेशन जैसा कि आपको पता है, नरेशन सबसे पहले पता होना चाहिए नरेशन किससे मिलके बना है। थोड़ा सा मैं इसका बेस बताना चाहूँगा, 1-2 मिनट बेस, उसके बाद सीधा सेंटेंस। तो नरेशन नरेट शब्द से मिलके बना है। नरेशन किससे मिलकर बना है? नरेट शब्द से मिलकर बना है। और नरेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। व्हाट डू यू मीन ऑफ नरेट? इट्स मीन वुड बी डिस्क्राइब करना है, यानी नरेशन नरेट वर्ड से मिलके बना है। इंग्लिश में नरेशन नरेट वर्ड से मिलकर बना। नरेट का मतलब होता है डिस्क्राइब। किसी बात को डिस्क्राइब हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम किसी बात के बारे में डायरेक्ट बोले तो वो होगा डायरेक्ट नरेशन। वो क्या होगा? उसे आप कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। और किसी बात को यदि अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो वो होगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नरेशन दिया होगा, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। ठीक है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं थोड़ा मिर्च लगा के नहीं बोल रहा हूँ। मिर्च मतलब समझ रहे हैं, तड़का देकर नहीं बोल रहा हूँ कि बिना किसी उलझन के, बिना किसी हड़बड़ाहट के आराम से टॉपिक पढ़िए। आराम से हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। 20 बार हम लाइक करो कहें, 20 बार हम कहें सब्सक्राइब करो, ये अच्छा नहीं लगता है, आपका टाइम भी जाया जाता है। तो फालतू उतनी बातें समझाई जाएंगी जितनी आवश्यक हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा नरेशन कवर करना है, इसलिए। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको फॉर एग्जाम्पल आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें जैसे किसी ने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि दे आर ब्रिलियंट। थीप नहीं भाई, पहला वाक्य ब्रिलियंट ले ले। दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ये है। इसको आप किसी अन्य से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? जैसे उसने मुझसे कहा कि वे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं। तो इसको इनडायरेक्ट हम ये क्या हुआ? डायरेक्ट नरेशन हो गया। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट मैं बताऊँगा, इनडायरेक्ट तो मैं पढ़ाऊँगा ही पूरी वीडियो में। पहले आप डायरेक्ट समझिए। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में जो ये पोर्शन होता है, डायरेक्ट नरेशन में आगे वाला पोर्शन होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे शॉर्टकट में हम आरवी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? आरवी। आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसे कहते हैं, उसको पूरा कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसे? रिपोर्टेड स्पीच।
आप यहाँ ध्यान दें चेंज किस में होता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो एक बार पुनः सुन लीजिए। नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, या इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच, या और क्या डायरेक्ट नरेशन कहें या हम कहें डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट नरेशन कहें या फिर हम कहें इनडायरेक्ट स्पीच। चाहे इनडायरेक्ट नरेशन कहें या फिर हम कहें इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच पे क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच दो भाग इसमें होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यानी किसी कथन के बारे में इंगित करती है कि कथन किसने कहा और किससे कहा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझे रिपोर्ट किया। क्या किया, रिपोर्ट मतलब सूचित करना। उसने मुझे सूचित किया, और क्या सूचित किया, क्या बोला कि दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वे ब्रिलियंट छात्र हैं। तो ये यानी रिपोर्टेड किया हुआ, यानी बोली हुई बात है, रिपोर्ट की हुई बात, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच। तो देयर आर टू पोर्शन या टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हम रिपोर्टेड यानी डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच किसी वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बदलना चाहते हैं, तो आप याद रखें चेंज कहाँ कहाँ होता है। बहुत चीज़ें आपको ध्यान देना है, बहुत चीज़ें के मतलब 4-5 चीज़ें आप ध्यान दे लीजिए बस। नरेशन का खौफ, इस वीडियो को पूरा आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक, पूरा नरेशन का खौफ आपका समाप्त हो जाएगा। तो चेंज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। नंबर 1 पहला परिवर्तन कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। दूसरा परिवर्तन कहाँ होता है, दूसरा परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्टकट में RS कहते हैं। क्या कह रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्टकट में हम क्या कह रहे हैं, RS। तो RS में दूसरा चेंज रिपोर्ट, यानी कि जब डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हमें 2 जगह चेंज करना होता है। कहाँ, RV में और RS में। RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब, और RS में यानी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्ट करने वाली वर्ब होती है, जैसे से, सेड, ठीक है, आदि, इसमें परिवर्तन करते हैं। हाँ, और नाउ इसमें याद रखना है आपको कि नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, नाउन या प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, नाउन या प्रोनाउन में नो चेंज। इसमें क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल सेड या सेड टू को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होता है 4 परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहला परिवर्तन होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, इसमें नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। फिर और कहाँ होता है, दूसरा परिवर्तन कहाँ होता है, दूसरा परिवर्तन होता है टेंस में, लेकिन मैं टेंस नहीं कहूँगा, वर्ब में कहूँगा, चूँकि मैं टेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊँगा, मैं वर्ब के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। तो दूसरा परिवर्तन वर्ब में होता है। तीसरा परिवर्तन कहाँ होता है, निकटता सूचक संबंधी शब्दों में परिवर्तन होता है। निकटता सूचक संबंधी शब्द, ये सब आगे वीडियो में विस्तार से मैं समझाऊंगा कि नाउन या प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, टेंस या वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है, निकटता सूचक संबंधी शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है, शब्दों में परिवर्तन। तो ये बेस था, इतना ही आपको मालूम होना चाहिए था कि किसी वाक्य को अगर हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना चाहते हैं तो हमें चेंज कहाँ कहाँ करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होगी से या सेड, उसमें परिवर्तन करेंगे, और बाकी मेन परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस या वर्ब में परिवर्तन करते हैं, और निकटता सूचक संबंधित शब्दों में परिवर्तन। या 3 यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं आप, तो 3 परिवर्तन मुख्य होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, टेंस या वर्ब, और निकटता सूचक संबंधी शब्द। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान देना है।
और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को में जो कामा और इंटर कामा लगा होता है उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए, अब बिना देर किए अब वीडियो को शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। तो प्रिय बच्चों, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एट लास्ट दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यानी कि हाई स्कूल और इंटर के लिए जो वाक्य आएंगे आपके, यानी कि 99% जो पूछे जाने की प्रायिकता है, 99.9% जो सेंटेंस आता है वो असर्टिव, इंट्रागेटिव या इम्परेटिव से आता है। और हाई स्कूल में तो इंट्रागेटिव सेंटेंस से तो क्वेश्चन पक्का आता है 99, यानी कि हमें मेन रूप से फोकस करना असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस पर। अगर ये आप, चूँकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही सेंटेंस पूछे जाते हैं। फिलहाल हम बचे हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ाएंगे। तो बिना किसी क्षण की देरी किए सबसे पहले अब चलिए आइए हम पढ़ाना शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाना शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में आप देखिए रूल नंबर, इसका कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। देखिए असर्टिव सेंटेंस आपको देखना है, जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है तो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि आपको ध्यान देना है RS में। कहाँ ध्यान देना प्रिय बच्चे? RS में। RS यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर। अभी आपको दिखाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच आपको हो भी गया। देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पूरा वाक्य होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य की संरचना कैसे होगी? वाक्य की संरचना, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य की संरचना, अगर कोई वाक्य जो है, कोई वाक्य में सब्जेक्ट है और प्लस और लास्ट में जाके, यानी कोई रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो होगा सब्जेक्ट हो शुरुआत में। सब्जेक्ट मतलब कि नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो और उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट हो। और लास्ट में क्या हो? फुल स्टॉप हो। यानी किसी वाक्य में अगर ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कहाँ देखने को मिलेगी? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद फुल स्टॉप, तो आप कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस आप जान गए, अब आप रूल लीजिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 देखिए आप। रूल फर्स्ट क्या है कि डायरेक्ट नरेशन से DN, डायरेक्ट नरेशन को हम लिख रहे हैं DN, या हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच DS को RS में चेंज करने हेतु आप मेरे साथ लिखते रहें, टाइम बचेगा आपका। डायरेक्ट स्पीच को DS लिखा है, DS डायरेक्ट स्पीच को IS इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हेतु क्या होगा? इसमें देखिए, आप लोग देखिए ध्यान से। अगर आपको कहीं सेड या सेज हो तो ये ऐसे ही रह जाएंगे, और सेड टू या सेड हो, सेज टू हो। पहला परिवर्तन जो करेंगे कहाँ करेंगे? वो रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ करेंगे पहला परिवर्तन? रिपोर्टिंग
वर्ब में। रिपोर्टिंग में सेड होगा तो सेडे रह जाएगा, से ही रह जाएगा, सेज ही रह जाएगा। लेकिन अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। क्या होगा, सेड से या सेज क्या है वही वैसे ही रह जाएगा, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड और सेज टू है तो टेल्स। ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद देखिए कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग हम करेंगे। कंजक्शन जो होगा या आपका कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड, या क्या कहते हैं, कनेक्टिव वर्ड कहाँ यूज किया जाता है। कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड जो होता है वो होता है हमारा दैट। और कहाँ यूज करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लगाएंगे। ठीक है, और प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करेंगे उसके लिए अभी आपको मैं बताऊंगा। और वर्ब में कंजक्शन हो गया, अब आर एस में परिवर्तन कहाँ करोगे। आर एस में जो परिवर्तन होगा वो प्रोनाउन में होगा। प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन यही मुख्य बिंदु होता है आर एस में कि प्रोनाउन में परिवर्तन। तो प्रोनाउन में परिवर्तन है तो निम्न सारणी का यूज करते हैं। आप लोग सारणी देखिए, प्रोनाउन में परिवर्तन है तो कैसी सारणी होती है, सारणी देखिए आप। तो देखिए प्रिय बच्चों, प्रोनाउंस में परिवर्तन है तो ये सारणी है। केस कितने होते हैं, 3, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। देयर आर 3 केस इन इंग्लिश। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, सेकेंड वन इज पजेसिव केस एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। और पर्सन में नीचे को देखो एरो लगी है, पर्सन 3 होते हैं, पर्सन भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस होते हैं। सेकेंड पर्सन में यू, योर, यू। और बाकी थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट। देखिए इट्स में यहाँ एपेस्टाफी लग के तब यस है, एपेस्टाफी यस करके है इट्स। अब देखिए कोई इसके अलावा थर्ड पर्सन में कोई मेल नेम आ जाए, मेल नेम मतलब कोई बॉय नेम यानी पुल्लिंग नाम आ, जैसे मोहन, रोहन, सोहन, ठीक है, कंचन, यानी जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं वो मेल नेम हो गए। और फीमेल नेम में कोई गर्ल, तो मेल नेम कोई हो तो उसको ही मान लेते हैं। मेल नेम को क्या मानेंगे, ही। उसके अनुसार फिर क्या कर लेंगे आगे, जैसे ही, हिज, हिम, तो उसी प्रकार ही का हो जाएगा ही, हिज, हिम। अगर हमें आवश्यकता पड़ जाए बदलने की, कोई फीमेल नेम हो जैसे सरिता, गीता, संगीता, ये फीमेल नाम, मेल नेम में बॉय नेम आएगा, फीमेल में गर्ल नेम कोई आ जाए तो उस गर्ल नेम जगह हम मान लेते हैं सी। लिख लीजिए मेरे साथ, सी। क्या मान लेंगे इसे हम, सी। और सी का फिर देखो सी, हर, उसी अनुसार हो जाएगा सी, हर। अगर कोई प्लूरल नेम हो जाए जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इस प्रकार कोई प्लूरल आ जाए तो उसको हम दे मानते हैं। प्रोनाउन क्या देंगे उसके लिए, हम दे। यानी बॉय नेम है तो प्रोनाउन ही लिखेंगे, गर्ल नेम कोई है तो प्रोनाउन सी मानेंगे। और कोई प्लूरल नाउन है, कोई प्लूरल नाउन है तो हम उसे दे यानी प्रोनाउन क्या मानेंगे, दे। तो दे का हो जाए क्या, दे, दियर, देम। ये इसके बाद आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है इसके नीचे, 123/सन, 123/सन। इसी फार्मूले को लगाएंगे और नरेशन के बड़े बड़े सवालों की धज्जियाँ उड़ाएंगे। 123/सन को लगाएंगे, नरेशन के बड़े बड़े टॉपिक्स को क्या करेंगे, हराएंगे। तो देखिए यहाँ एक का मतलब होता है, एक यहाँ है फर्स्ट पर्सन, यहाँ जहाँ एक का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है आना चाहिए। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन।
2 का मतलब क्या है, सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर अभी ये बोझी, अभी आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि ये क्या हो रहा है। अभी जब इनका यूज बताएंगे तो मज़ा आने वाला है। उसके बाद शुरुआत में तो भाई थोड़ा वक्त लगता है ना, मकान ही आप बनवाएं तो शुरुआत में कितना ये व्यवस्था वो व्यवस्था, सिर सिर दर्द करने लगता है। उसी प्रकार यहाँ भी नरेशन इतना हार्ड टॉपिक है, इसको बहुत ईजी, आज के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा पूरा नरेशन। अब देखिए इसमें एस का मतलब क्या है, जहाँ एस है, ओ है और एन है, तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है बेटा, नो चेंज। यानी अगर हम नाउन से प्रोनाउन अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन कोई प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन जैसे ये लिखे हुए हैं, ही हिज हिम सी हर दे दियर देम ईट इट सिट्स, कोई मेल नेम हो जाए, कोई फीमेल नेम हो जाए, कोई प्लूरल नाउन हो जाए, ये थर्ड पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन केवल एक ही होता है, यू योर यू, और थर्ड पर्सन में 2 होते हैं, आई और वी, इनके एक केस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस सारणी का यूज द्वारा हम आपको अभी सारणी का यूज करना बताएंगे। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होता है, जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जाते हैं तो वर्ब में परिवर्तन संबंधी चेंजेज जो होते हैं वो होते हैं। तो वर्ब में परिवर्तन क्या है, वर्ब में परिवर्तन है तो निम्न सारणी का भली बात अध्ययन करना है आपको। जैसे डायरेक्ट नरेशन में आपको मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म हो, या मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगा हो तो आपको मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म कर देना है जब इनडायरेक्ट में आप चेंज कर रहे हों। जब कहाँ चेंज कर रहे हों, इनडायरेक्ट बना रहे हों। तो अगर डू या डच संबंधी नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण, उसको ध्यान से आप देख लीजिए। डू या डच संबंधी जो रूल है, तो डू या डच संबंधी रूल क्या है कि अगर आप नेगेटिव वाक्य में डू या डच मिल रहा है तो उसको डिड कर देंगे। नेगेटिव वाक्य में डू या डच है तो क्या कर देंगे, डिड। लेकिन अगर यही डू या डच इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको मिल जाए तो देखो यहाँ क्रॉस लगा, क्रॉस मतलब होता है, क्रॉस लिखा है, इसका मतलब नो चेंज, सॉरी, यानी इन्हें वाक्य से हटा देंगे। डू या डच को वाक्य से हटा देंगे और मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म ले आएंगे। डू या डच, इसको समझो, यही थोड़ा डिफ़िकल्ट अभी समझ में आएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा कि नरेशन आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। डू या डच नेगेटिव वाक्य में है तो डिड हो जाएगा। डू या डच अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस में है तो उसको क्रॉस लगा है मतलब वाक्य से हटा देते हैं और मुख्य सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। इज आर एम है तो वाज वर कर देंगे, हैज या हैव है तो हैड कर देंगे, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म है तो हैड करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बना देंगे। डिड है तो हैड लिख कर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वाज या वर है तो हैड और बीन कर लेंगे। वाज या वर के बाद नाट है तो हैड नाट बीन कर लेंगे। वाज या वर है तो हैड और बीन, वाज या वर है फिर नाट है तो हैड प्लस नाट प्लस बीन, हैड नाट बीन। अगर हैड है तो नो चेंज। इसी के साथ अगर कुड माइट शुड वुड आट, आट के साथ हमेशा टू आएगा, आट टू ये हों तो इंडायरेक्ट बना रहे हैं आप तो नो चेंज। विल या साइल है तो वुड या शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। तो वर्ब में परिवर्तन संबंधी आपको इतनी बात याद रखनी है। एक बात आपको याद रखना है, नोट पॉइंट महत्वपूर्ण, इस सारणी का यूज तभी करेंगे, इस सारणी, तो ये नोट आपको ध्यान देना है। क्या है पहला, इस सारणी का यूज तभी करेंगे, यानी जो वर्ब में परिवर्तन संबंधी ये सारणी है इसका यूज हम तभी करेंगे, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये कर देना होगा। लेकिन कब करना होगा, इस सारणी का यूज तभी करेंगे जब आरवी मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस या पास्ट टेंस के किसी रूप में हो, ठीक है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी ये वर्ब जैसे हैं
वर्ब वैसे रहेंगे, इधर नहीं होगा। यानी जब डायरेक्ट इंडायरेक्ट बना रहे हों तो अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो वर्ब ज्यों का त्यों रहने देंगे, यानी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इस पूरे बात को आप लिख ले, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्ब में परिवर्तन के लिए। ठीक है, और नोट पॉइंट आप ये ध्यान दे लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये नोट पॉइंट लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। अगली बात जो है महत्वपूर्ण जो बात है इंडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए, अंतिम बात उसको लिख दे, उसको उसके बाद फिर बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। तो ये परिवर्तन निकटता सूचक संबंधी शब्दों में परिवर्तन हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट बना रहे हों तो जो निकटता दर्शाने वाले शब्द होते हैं उनको हम दूरी दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। बस ये अंतिम पॉइंट है जो याद करने वाला है, इनको आप लिख लीजिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सभी न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज हम सेंटेंस वाइज टॉपिक वाइज करवाते हुए चलेंगे। जैसे आपको कहीं मिल गया दिस, अगर क्या दिख गया है आपको, अगर आपको दिख गया दिस तो इसे आप बना देंगे दैट। इस दिस को क्या लिख देंगे आप, दैट लिख देंगे। अगर मिल गया मान लीजिए दीज तो इसे आप कर देंगे दोज, इसे आप क्या कर देंगे दोज। लेकिन अगर दैट मिल गया तो उसे दिस नहीं करेंगे, दोज मिल गया तो उसे दीज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, यह भी सेंटेंस लेंगे तो आपको वहाँ समझाएंगे। आप अभी केवल इतना जान लीजिए कि दिस है तो दैट करेंगे, जहाँ दीज दिखाई पड़ेगा वहाँ दोज करेंगे, लेकिन दैट को दिस नहीं करेंगे, दोज को दीज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कहीं कम मिल गया, अगर कम है तो उसे गो कर देंगे, कम को क्या कर दोगे बेटा, गो कर दोगे। अगर आएगो है तो इसे बिफोर कर दोगे, आएगो को क्या कर दोगे, बिफोर। अगर हेयर है तो क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। लेकिन देयर है तो हेयर नहीं करेंगे, आएगो को बिफोर करेंगे, लेकिन बिफोर है तो आएगो नहीं करेंगे। यानी इधर वाला इधर करेंगे, लेकिन इधर वाला अगर वाक्य में आ जाए तो इसको वैसे रहने देंगे। ठीक है, हेयर को देयर कर दे। और नाउ आ गया तो इसे आप देन कर देंगे, नाउ को क्या कर देंगे, देन कर देंगे। और इसके बाद अगर 10 मिल गया, 10 मतलब क्या होता है, इस प्रकार अगर 10 कहीं मिल गया 10 तो इसे 100 बना दोगे, 10 को क्या लिख दोगे, 100। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 वर्ड हैं इनको आप ध्यान दे लीजिए। अगर यस्टरडे मिल गया, क्या है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे, यस्टरडे क्या लिखोगे बेटा, यस्टरडे को लिखोगे द प्रीवियस डे। बिल्कुल आराम से मेरे साथ लिखते हुए चलिए, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चले। यस्टरडे को द प्रीवियस डे बना देंगे, या फिर क्या लिख देंगे, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, या फिर क्या लिखोगे बेटा, द डे बिफोर। 2 में से कोई एक लिख दोगे यस्टरडे के प्लेस पे। द दोनों के साथ रहेगा, द मत भूलना लिखने को। ठीक है, और टुमारो आ जाए तो, अगर टुमारो मिल जाए किसी वाक्य में तो टुमारो को लिख दोगे आप द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, द नेक्स्ट डे। या फिर द नेक्स्ट डे लिखोगे, या फिर इसे लिख दोगे द फॉलोइंग डे। देखिए इनके सबके आगे द आ रहा, द लगाने को मत भूलना, द फॉलोइंग डे। यानी टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में जो आपको मन हो वो लिख दें। ठीक है, उसके बाद अगर टुडे आ जाए, अगर टुडे हो तो इसे आप लिख देंगे दैट डे। टुडे को क्या लिख देंगे बेटा, दैट डे लिख देंगे। अगर टुनाइट आ जाए, टुनाइट मतलब होता आज की रात, आज की रात,
तो टुनाइट कर देंगे दैट नाइट। टुनाइट क्या बना दोगे आप दैट नाइट कर देंगे। इसके अलावा आप ये ध्यान दे ले बच्चा, अगर किसी वाक्य में लास्ट लिख के आ जाए, जैसे आ जाए लास्ट डे या लास्ट नाइट, लास्ट डे या लास्ट नाइट आ जाए, या फिर और आ सकता है, या आ जाए लास्ट वीक पिछले सप्ताह, या आ जाए लास्ट मंथ पिछले महीना, या आ जाए लास्ट ईयर पिछले साल, यानी लास्ट डे यानी आ जाए लास्ट डे या लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। तो क्या कर देंगे आप, लास्ट को हटा देंगे, केवल बस लास्ट को हटा क्या कर देंगे आप द प्रीवियस लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, द प्रीवियस। अगर लास्ट डे रहे तो द प्रीवियस डे। मान लीजिए वाक्य में लास्ट नाइट लिखा हो, लास्ट नाइट लिखा हो तो लिख देंगे आप द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ये द प्रीवियस सबके साथ रहेगा, ठीक है। अगर लास्ट डे रहेगा तो द प्रीवियस डे, अगर लास्ट नाइट रहेगा तो द प्रीवियस नाइट, अगर लास्ट वीक रहेगा ये तो यानी वीक लिख देंगे, मंथ ईयर जो भी रहे लास्ट करके। यानी कहने मतलब ये हुआ कि लास्ट अगर रहे तो उसे हटाकर द प्रीवियस कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द और होता है नेक्स्ट कर, अगर कहीं लिखा हो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट अगली रात, या नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, या नेक्स्ट मंथ। देखो ये नेक्स्ट सबके साथ है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। आप आराम से पूरा वीडियो देखना बेटा, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे मैं दावे के साथ कहता हूँ आज के बाद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाए इसीलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर छोड़ दूंगा तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका फिर अधूरा ही रह जाएगा, आप फिर रोते फिरोगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारी बातों को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए नोट बनवा दूँ कि एक बार आपकी नोट कॉपी आप कभी भी रिवाइज कर लें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका अपना हो जाए। इसके अलावा दो शब्द और हैं, एक है हेंस, यानी अब ध्यान देखो बेटा, यहाँ ध्यान ये बात को दो कि अगर किसी वाक्य में लास्ट मिल जाए तो द प्रीवियस कर देना है, नेक्स्ट मिल जाए तो द फॉलोइंग कर देना है, आगे डे नाइट वीक मंथ ईयर जो रहे उसको लिख लेना है। और इसके अलावा दो शब्द क्या है, एक है हेंस। अगर आपको हेंस मिल जाए और नरेशन आप कर रहे हो तो हेंस को थेंस कर देते हैं, हेंस को क्या कर देते हैं, थेंस। और अगर मिल जाए हिथर, क्या मिल जाए हिथर, तो इसे कर देंगे थीथर। हीथर मिल जाए तो क्या कर देंगे, थीथर कर देंगे। बस ये क्या हो गया, अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप मेरे साथ साथ इसका लिखते ही रहे होंगे तो लिख ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए पहले वाक्य की ओर चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के। देखिए बेटा, असर्टिव सेंटेंस का पहला वाक्य ले रहे हैं। अब आप आज के बाद आपको नरेशन एकदम इजी लगेगा, इस वीडियो को पूरा देखिए बस। असर्टिव सेंटेंस का पहचान हमने पीछे बताया था, फिर एक बार लिखे देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो। रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, नाउन या प्रोनाउन से, और प्लस करके आगे फिर लास्ट फुल स्टॉप रहेगा तो असर्टिव सेंटेंस। तो हमने आपको बता ही दिया पीछे, कंजक्शन दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। और देखिए से है या सेड है या सेज है, से सेड या सेज है तो इसमें नो चेंज, यानी अगर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर हो जाएगा
अगर मान लीजिए हो जाएगा से टू तो इसे आप कर दोगे टेल, क्या कर दोगे टेल। और सेज टू होगा तो इसे क्या कर दोगे बेटा, टेल्स। अगर सेड टू हो जाए तो क्या कर दोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, अरे 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 आप कहेंगे सर टोल्ड कर देंगे। अब चलिए पहला एग्जाम्पल आपकी सेवा में आ गया। बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए एग्जाम्पल ही मैं कराऊंगा, इतना आप जाने रहे। पहला एग्जाम्पल आपकी सेवा में आ गया। क्या है वाक्य देखिए है, ही सेड टू देम। मेरे साथ वाक्य लिखिए, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है आई विल लीव यू नाउ। वाक्य है आई विल लीव, क्या है, आई विल लीव यू नाउ, अब मैं आपको छोड़ दूंगा। देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आप याद रखें 3 चीज़ बदलता है। क्या बदलता है, एक तो नाउन या प्रोनाउन अगर आ जाए तो बदलते हैं, और कोई निकटता सूचक संबंधी शब्द आ जाए तो बदलता है, और टेंस का बदलता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब देखिए पहले इसको हम इस वाक्य को पहचानने आएंगे कि असर्टिव सेंटेंस है कि इंट्रागेटिव कि एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस कैसा है। देखिए जब कोई आर एस क्या होता है, देखिए आर एस क्या होता है बेटा, आर एस जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ हो ना उसी को आर एस कहते हैं, रिपोर्टेड यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या है, देखो नाउन या प्रोनाउन, आई क्या है, आई प्रोनाउन है, यानी कोई वाक्य नाउन या प्रोनाउन शुरू हो, बीच में चाहे जो लिखा हो, बीच में चाहे जितना बड़ा कुछ लिखा हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, जैसे यहाँ फुल स्टॉप है तो यानी असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो ये रूल लगाना है कि से सेड सेज है तो नो चेंज, से टू तो टेल, से टू तो टेल्स, और से टू तो टोल्ड। अब देखिए इसका हम बनाने चल रहे हैं इनडायरेक्ट। इसका क्या बनाने चल रहा है बेटा, इसका बनाने चल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये ही है तो ही को हम ऐसे लिख देंगे। सेट टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सेट टू तो बदल जाएगा। सेट टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो सेट टू क्या हो जाता है, सेट टू टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ सेट टू पहले तो लिख देंगे हम, मैं क्या लिख दूंगा, टोल्ड लिख दूंगा। आगे देम, कामा हटा क्या लगाओगे बेटा, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अभी देखो हम पीछे ये लिखा के आए हैं, आपको मैं दिखा दूं, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो ये मैंने लिखा है कि कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, कब लगाते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के लगाते हैं। तो कामा को हटा को क्या लगा दिया हमने, दैट। अब देखो आई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको ध्यान देना है। आप आई है, पहले आपको यह ध्यान देना कि आई के प्लेस पे कौन आएगा। देखिए अब इसके लिए जो प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी सारणी है उसके पास हम आएंगे, और आई को पहले ये हम देखेंगे आई किस पर्सन का है। आई यानी जो कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई अब इसको ध्यान से सुनो, यही सब अगर प्रोनाउन चेंज करना है आपको आ गया तो समझे 90% नरेशन आपको आ गया। तो पहले आप देखें कोई प्रोनाउन आपको मिले कहाँ, आर एस में, आर एस के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रोनाउन मिले तो पहले आप देखिए किस केस में है, सॉरी पहले देखिए किस पर्सन में है। तो आई कौन सा पर्सन है, इसके लिए आपको ये सारणी आनी चाहिए। देखिए मैंने ये सारणी जो आपको है, देखो यहाँ ये सारणी में क्या लिखा है, आई माई मी और वी आवर अस, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो हमारे यहाँ वाक्य में क्या है, आई, तो आई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में। अच्छा ये हो गया। अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसके जगह पे कौन आएगा, देखो 163% यानी सब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ का आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर मिल जाए तुमको आर एस के अंदर तो उसकी जगह सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट कहाँ का, रिपोर्टिंग वर्ब का।
एक बात बेटा आप ध्यान से देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए इसी वक्त कि सेट टू के दाहिनी ओर, सेट टू के दाहिनी ओर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। और सेट टू के बाईं ओर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है। अब 123 बटा संसूत्र मैं लिख के समझाता हूँ। 123 बटे संसूत्र देखिए। ठीक है। तो जैसे हमारा आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके जगह पे कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। कहाँ का सब्जेक्ट आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट कहाँ होता है? सेट के बाईं ओर, यानी ही। यानी जो हमारा ये वाक्य आई है, अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, यानी मेरा ये आई है, आई के जगह पे कौन आएगा? इस आई के जगह पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आएगा, यानी ही आएगा। क्या आएगा बेटा? ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए, पहले जो प्रोनाउन होता है उसको आप देखिए कि मतलब कैसा यानी कि किस पर्सन में है। देखो आपको मैंने सामने दिखा दिया है कि आई माई आई, देखो ये लिखा है आई माई मी वी आवर आस, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, और यहाँ जो 123 में एक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। 123 में दो का मतलब क्या होता है? सेकेंड पर्सन। 123 में तीन का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है। एक के नीचे क्या लिखा है? एस यानी सब्जेक्ट। दो के नीचे क्या लिखा है? ओ यानी ऑब्जेक्ट। और तीन के नीचे क्या लिखा है? एन यानी कि नो चेंज। ठीक है। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, चूँकि हमारा वाक्य में आई है, आई जब कौन आएगा? सब्जेक्ट। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन होता है यू, सेकेंड पर्सन होता है, देखो फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी हमारा सब, सेकेंड पर्सन होता है यू, योर, यू। तो हमारा यहाँ चूँकि वाक्य में जो हम वाक्य लिए हैं, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन जब कौन आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट सेट के बाईं ओर होता है, यानी ही है। यानी आई के जगह पे ही आएगा। हमने कैसे जाना? क्योंकि आई जो हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसके स्थान पे सब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे आता है सब्जेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की जगह, यानी कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन में है और उसकी जगह सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट यहाँ वाक्य में ही है, इसलिए आई जगह पे ही है। अब देखना आई किस केस में है, उसी केस में होना चाहिए। तो देखिए आप, आई सब्जेक्टिव केस में है। आई क्या है? आई किसके नीचे लिखा है? आई सब्जेक्टिव केस के नीचे लिखा है। तो आई सब्जेक्टिव केस में है, हमारा ही किस केस में है? ही भी सब्जेक्टिव केस में। देखो आई का सब्जेक्टिव केस आई, पॉजिटिव केस माई, ऑब्जेक्टिव केस मी। तो आई, देखो आई सब्जेक्टिव केस, माई पॉजिटिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस, वी सब्जेक्टिव केस, आवर पॉजिटिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो यहाँ हमारा यानी हो जाएगा आई की जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे हम? आई जगह पे, आई जगह पे हम लिख देंगे ही। अब देखो विल क्या हो जाता है? विल के लिए हमने देखो ये लिखा है, विल क्या हो जाता है विल के लिए देखो लिखा, विल हो जाता है वुड या शुड। विल क्या हो जाएगा? वुड या शुड हो जाता है। तो अब देखिए आप, यहाँ हम लिख देंगे ही के साथ क्या लिख देंगे? विल हो जाएगा वुड। विल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अब बाकी आगे ल्यू लिखे रहिए, ल्यू जैसे उतर आएगा। यू क्या है? देखिए बेटा, यू भी प्रोनाउन है, यू के जगह पे कोई ना कोई आएगा। क्या है? क्योंकि यू प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन बदल दिए जाते हैं। तो यू क्या है? यू देखिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सारणी में यू क्या है? यू देखिए बेटा, यू ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं? देखो सेकेंड लिखा है, सेकेंड। यू, योर, यू, देखियो यहाँ यू सब्जेक्टिव केस में भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी है। अगर यू सब्जेक्ट के जगह पे हो तो सब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे हो तो यू ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। तो इस, यानी पहले हम देखेंगे यू किस केस में है, किस पर्सन, कैसा पर्सन है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जगह कौन आता है? ऑब्जेक्ट। यानी सेकेंड पर्सन है, अगर कोई प्रोनाउन सेकेंड पर्सन वाला है तो ऑब्जेक्ट आएगा उसके स्थान पे। तो इस वाले वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट देखिए, यू की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेट के दाहिनी ओर, सेट के दाहिनी ओर ऑब्जेक्ट होता है, यानी देम। यानी यू के जगह पे क्या आएगा बेटा? देम। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या? देम। और नाउ क्या है? अभी आप देख लीजिए, नाउ क्या हो जाता है? नाउ हो जाता है देन।
नाउ क्या हो जाता है, देन सारणी। ये सारणी आप याद रखें, निकटता सूचक संबंधी शब्दों वाली। नाउ क्या हो जाता है, देन। तो नाउ को आप लिख दीजिए क्या यहाँ, देन। बस ये वाक्य अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूछा हुआ वाक्य। अब दूसरा सेंटेंस देखिए बेटा। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस सी सेड। मेरे साथ लिखिए, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस। तो इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। IDS, आई से इन, डी से डायरेक्ट, एस से स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सी सेड को हम सेडे लिखे रहेंगे। क्यों, चूँकि सेड से सेड सेज नो चेंज, से सेड सेज क्या होता, नो चेंज। तो इसलिए यहाँ सेड सेडे रह जाएगा। अगर सेड के बाद टू होता तब टोल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ तो केवल सेड है तो नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, सेड सेडे रह जाएगा। अब कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। लो दैट लिख दिया। अब देखो दिस लिखा है। अब आप देखो इस सारणी को एक बार मैं दिखाई देता हूँ। दिस हो तो दैट कर दो, दीज है तो दोज कर दो, कम है तो गो कर दो, आई गो है तो बिफोर, हेयर तो देयर, नाउ का देन, जैसे अभी हम पहले वाक्य में किया, नाउ का देन। 10 हो तो सो, यस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे टुडे क्या हो जाता है, टुडे हो जाता है दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। तो ये सब जो लिखा, ये सारणी का यूज करेंगे। तो देखो दिस क्या हो जाता है, दिस हो जाएगा बेटा दैट। दिस क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, देखो ये दैट तो कंजक्शन वाला है, जो कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के जो कंजक्शन लाते हैं वो दैट। और ये दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो दिस क्या हो जाएगा, दैट। सी सेड दैट, दैट वाज। इज क्या हो जाएगा, इज आर्यम हो जाता है। अब देखो इस सारणी को भी आप देख लीजिए। देखो जो सारणी में लिखा है पीछे वही सब है। देखो इज आर्यम वाज वर हो जाता है जे हैड हो जाता है, मुख्य सेकेंड फॉर्म हैड, मुख्य थर्ड फॉर्म। अब इस सारणी में बार बार नहीं दिखाऊंगा, आपको बता दूंगा कि वर्ब में परिवर्तन वाली सारणी। वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है, इज आर्यम रहे तो वाज वर, मुख्य के फर्स्ट फॉर्म या एस लगा हो तो सेकेंड फॉर्म, डू या डज हो तो डिड या मुख्य के सेकेंड फॉर्म। ये सब सारणी है। कैन हो तो कुड, में है तो माइट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दिस इज है तो इज क्या हो जाएगा, वाज। अब देखिए माई में परिवर्तन होगा, तो माई की जगह पे कोई ना कोई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माई जो हमारा है, जो माई है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन बदले जाते हैं। माई कैसा प्रोनाउन है आप जानते हैं, आप जान चुके हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। देखो 123/7 में क्या सब्जेक्ट। आप लोग जानते हैं कि सेट के बाईं ओर सब्जेक्ट होता है, सेट के दाईं ओर कुछ होता तो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेट के दाईं ओर क्या है, सी है, तो यहाँ माई जगह पे आ जाएगा सी। अब बेटा ये ध्यान देंगे, हमने जाना कि माई के जगह पे क्या आएगा, सी। कैसे जाना, चूँकि माई फर्स्ट पर्सन है, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी सारणी आप देखें तो माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो 123% सूत्र पे आइए, यानी सब्जेक्ट आएगा। कहाँ का सब्जेक्ट आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड तो सेड के बाईं ओर सब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ सी लिखा है, तो यानी माई जगह सी। लेकिन माई किस केस में है, अब देखिए माई, आई, माई, मी। अब उस सारणी को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आई सब्जेक्टिव केस में है, माई पजेसिव केस में है। माई किस केस में है, पजेसिव केस में है। तो यानी जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी पजेसिव केस में ही होना चाहिए। देखो आई, माई, मी, सब्जेक्टिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। ये सभी जो हैं सब्जेक्टिव केस में, ये सभी जो लिखे हैं पजेसिव केस में, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस में। इनको सब आप इनका विधिवत अध्ययन करें। आपको याद कैसे करना, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू,
ही हिज हिम, सी हर, दे दियर देम, ईट इट्स इट। इस प्रकार याद करना। बाकी आपको दिमाग में रखना कि सब्जेक्टिव, पहले वाले सब्जेक्टिव केस होते हैं, दूसरे वाले पॉजेसिव केस होते हैं, तीसरे वाले ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ कि माई किस केस में है, माई हमारा जो है, माई जो है हमारा पॉजेसिव केस में है। किस केस में है, पॉजेसिव में ये माई है। तो सी का पॉजेसिव केस आपको लिखना होगा। सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, सी हर। आप सारणी देख लीजिए, सी का होता पॉजेसिव केस, यानी सी के नीचे आप देखिए सी का पॉजेसिव केस क्या होता है। देखो सी ये है, सी क्या है सब्जेक्टिव केस में, तो सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस के नीचे देखिए सी का सब पॉजेसिव केस हेरना है, तो पॉजेसिव केस के नीचे देखिए सी के सामने क्या लिखा है, हर, यानी सी का पॉजेसिव केस हर होता है। ऑब्जेक्टिव केस कहता तो ये भी हर है। तो यहाँ सी का पॉजेसिव केस हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ हो जाएगा माई जगह क्या हो जाएगा, हर। हाउस जैसे तैसे लिखा रह जाएगा। इन्वर्ट कामा यहाँ लगा था, उसे हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा रहेगा। तो यानी आपको ध्यान के देना प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन चेंज कैसे होता है कि पहले जो प्रोनाउन यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो उसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 123 बटा संसूत्र में देखते हैं कि कौन इसके स्थान पे आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट आएगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे माई फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट सी आया। अब इतना जानते हैं। उसके बाद फिर हमें देखते हैं जिस केस में इधर यानी यहाँ वाला प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच वाला प्रोनाउन जिस केस में हो उसी केस में जो प्रोनाउन आएगा उसके स्थान पर, जैसे यहाँ माई के स्थान पर सी आ रहा है तो माई जिस केस में हो उसी केस में सी को बनाएंगे। यानी जो प्रोनाउन आएगा जिसके स्थान पे आ रहा है, जैसे माई के स्थान पे आ रहा है सी, तो यहाँ वाला प्रोनाउन जिस केस में है उसी केस में इधर वाला प्रोनाउन बनाना है बस। जैसे माई पॉजेसिव केस में तो सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर, तो हर हाउस। इस प्रकार से करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए आप, लेट अस सी थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है देखिए, द टाइपिस्ट सेड, द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा। क्या कहा, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा यानी RS होगा। टाइपिस्ट ने कहा आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर, ऑल दीज लेटर्स। इन्वर्ट कामा यहाँ बंद कर देंगे, इन्वर्ट कामा यहाँ बंद कर देंगे। अब देखिए इसका आइडियस कैसे बनाते हैं। आइडियस कहें तो मतलब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। देखो पहले लिखेंगे क्या, द टाइपिस्ट, जैसे वैसे लिख देंगे। रिपोर्टिंग में सेड क्या है, सेड सेडे रह जाएगा। सेड के बाद टू होता तब टोल्ड करते, यहाँ सेड के बाद टू नहीं तो सेड सेडे रह जाएगा। सेड कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं दैट। कंजक्शन जब लगाएंगे तो ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा जो लगाए इनको हटा देते हैं। कंजक्शन लगाता है असर्टिव सेंटेंस, कंजक्शन दैट। अब देखो आई क्या है, प्रोनाउन है। अरे भाई बदलेगा, आई प्रोनाउन है तो बदलेगा। तो देखो आई की जगह पे क्या आएगा, आप जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। 123 बटा संसूत्र, 123 बटा संसूत्र में 123 बटे संसूत्र को आप देखें, 123 बटे संसूत्र को आप देखें तो आई कैसा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई माई मी वी आवर अस, सारणी आप देखिए फर्स्ट पर्सन है। तो उसके नीचे कौन आएगा, सब्जेक्ट एस लिखा यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ का आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आएगा। तो सेड के याद रखना, सेड के जो बाईं ओर होगा वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी आई के जगह पे टाइपिस्ट आएगा। क्या आएगा, टाइपिस्ट।
टाइपिस्ट को हम मान लेंगे क्या बेटा, ही। वही मैंने देखिए यहाँ प्रोनाउन में नीचे जो लिखा था कि कोई मेल नेम हो तो ही, फीमेल नेम हो तो सी, प्लूरल नाउन हो तो दे, प्लूरल नेम हो तो क्या, दे। अगर सिंगुलर हो, इसको मैंने नहीं लिखा था, जो लिखे देता हूँ। अगर सिंगुलर नाउन हो तो ये नाउन है, सिंगुलर नाउन हो तो क्या मान लोगे, उसे ही मान लोगे। यानी मेल नेम है तो ही, और सिंगुलर नेम है तब भी ही। तो देखो यहाँ टाइपिस्ट क्या है, टाइपिस्ट यहाँ कोई सिंगुलर है ना, टाइपिस्ट एक वचन करता है, तो टाइपिस्ट को क्या मान लोगे, ही। टाइपिस्ट क्या मान लोगे, ही मान लोगे। सिंगुलर कोई हो तो ही मानते हैं। अब देखिए अब देखो हमने पहले जाना कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट आएगा, यानी आई जगह पे सब्जेक्ट क्या था वाक्य में, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है टाइपिस्ट। यहाँ टाइपिस्ट, तो कोई टाइपिस्ट क्या है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर रहे तो ही मान लेते हैं, और प्लूरल रहे तो सारणी में हमने प्रोनाउन परिवर्तन वाली सारणी में दे माने हैं। तो लेकिन यहाँ टाइपिस्ट सिंगुलर है। अगर टाइपिस्ट से होता, टाइपिस्ट्स, तो दे मान लेते, प्लूरल हो जाता, बहुवचन हो जाता। एक वचन है तो ही मान लिया। टाइपिस्ट क्या है, एक टाइपिस्ट है, इसलिए एक वचन हुआ। तो एक वचन के लिए क्या मानते हैं, ही। एक वचन के लिए क्या मानते हैं, ही। बहुवचन के लिए क्या मानते हैं, दे। तो यहाँ मान लेंगे, यानी कि देखो अब हमने जाना आई जगह पे टाइपिस्ट यानी ही आएगा। अब आई जिस केस में है उसी केस में ही को बनाना है। आई सब्जेक्टिव केस में है तो ही का सब्जेक्टिव केस आप जानते हैं, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे ही। अब देखो हैज या हैव के लिए ये सारणी है। हैज या हैव बेटा क्या हो जाता है, हैज या हैव, देखो हैज या हैव हम सारणी में लिखा हैड, हैज या हैव क्या हो जाता, हैड। तो यहाँ कर दीजिए इस वाक्य में हैव की जगह पे क्या कर दीजिए आप, हैड। आगे उतार लीजिए, टाइप्ड, आल। अब देखिए दीज क्या है, निकटता संबंधी शब्द है। दीज क्या हो जाता है, यहाँ आप देख लीजिए दीज क्या हो जाता है। देखो ऊपर लिखा दीज हो जाता है दोज, दीज क्या हो जाता है, दोज। तो यहाँ हम दीज को क्या बना देंगे, दोज। मतलब सारणी आनी चाहिए पीछे वाली। और लेटर्स है तो लेटर को वैसे उतार दीजिए, लेटर्स को लेटर्स लिख दीजिए बस। यानी आई हो गया ही, हैज हैव क्या हो जाता, हैड। सारणी में आप पीछे देख ही लिए हैं, दिखाई दिया हमने। टाइप वैसे रहेगा आल, और दीज क्या हो जाता है, दोज। और आगे जो हो बस ये हो गया। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। धैर्य के साथ बेटा आप देखते रहिए वीडियो। आज के बाद नरेशन का रोना आप नहीं रोएंगे, नरेशन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा आज के बाद। अगला वाक्य देखिए, वाक्य सेंटेंस कौन सा है, चौथा सेंटेंस आप देखिए। लिखा है, सेंटेंस है महेश सेड, कंजक्शन कामा, इनका के अंदर लिखा है ही इज ए क्लर्क, ही इज ए क्लर्क। तो देखिए इसका आइडियस बनाओगे, यानी कि इन आई का मतलब इन, डी का मतलब डायरेक्ट, एस का मतलब स्पीच, यानी आइडियस इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए महेश को हम लिख देंगे महेश। सेड क्या होगा बेटा, सेडे रह जाएगा, और कंजक्शन क्या लगाओगे आप, दैट। और ही क्या है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। 123 में देखिए तो थर्ड पर्सन के नीचे एन लिखा है, नो चेंज। यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन हो कोई, आई माई मी वी अवारस, तभी चेंज होगा। या फिर सेकेंड पर्सन हो जाए, यू योर यू, तब चेंज होगा। लेकिन थर्ड पर्सन क्या है, एन, यानी नो चेंज। यानी ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही यानी ही रह जाएगा, नो चेंज भाई। और इज आर्यम क्या हो जाता है, आप वर्ब वाली सारणी देखिए, इज आर्यम क्या हो जाता है, वाज वर। तो ही रह गया, तो इज के स्थल में क्या आ जाएगा, वाज या वर। तो यहाँ वाज आएगा, क्यों, क्योंकि ही एक वचन करता है तो वाज, ही वाज ए कलर को तो चेंज होगा नहीं, बस हो गया बेटा। अब पांचवा देखिए, पांचवा है यू सेड
5वां सेंटेंस है, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए इसका आइडियस भी देखिए, यू रह जाएगा, सेड ही रह जाएगा। कंजक्शन क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है, तो यहाँ आप दैट लगाइए। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप तो इतना जान चुके हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी अवर अस, ये छह जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, सारणी एक बार मैं आपको थोड़ा 10 सेकेंड सारणी दिखाता हूँ एक बार से, आप ढंग से बेटा याद रखिए कि आई माई मी वी आवर अस ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू योर यू ये सेकेंड पर्सन होते हैं। बाकी ही हिज हिम सी हर हार दे दियर देम, और कोई मेल नेम हो तो ही मान लेंगे, फिर ही हिज हिम हो जाएगा। कोई फीमेल नेम हो यानी किसी लड़की का नाम हो तो सी मान लेंगे, फिर सी हर हर। कोई प्लूरल नाम हो, नाउन हो यानी बहुवचन कोई आ जाए तो दे मान लेंगे, फिर दे दियर देम। कोई सिंगुलर मिल जाए, जैसे अभी टाइपिस्ट मिला था, कोई सिंगुलर मिल जाए तो ही मान लेंगे, फिर ही हिज हिम हो जाता, ही हिज हिम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं। एक बात आप मेरी और सुनिए, फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं और सेकेंड पर्सन चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसके जगह पे सब्जेक्ट आता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसके जगह पे ऑब्जेक्ट आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आइए आप इस वाक्य को देखिए, दैट आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो अभी आप देखें फर्स्ट पर्सन जगह क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कहाँ, सेट के बाईं ओर सब्जेक्ट होता है यू, यानी आप कहेंगे कि आई की जगह पे यू आएगा। अब बेटा आपको ध्यान देना ये कि आई जिस केस में है उसी केस में यू को लाना है। तो आई सब्जेक्टिव केस में है ना, तो यू किस केस में है, यू भी तो सब्जेक्टिव केस में है। यानी देखिए यू जो होता है ये सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये सब्जेक्टिव के नीचे लिखा है यू, सब्जेक्टिव के नीचे, यानी यू भी सब्जेक्टिव केस में है। तो आई जगह पे क्या हो जाएगा, यू। अब इज आर एम क्या हो जाता है, आपको कई बार दिखाऊं बेटा, लो बार बार दिखाता हूँ। इज आर एम हो जाता है वाज यवर, यानी इज हो तो वाज यवर लिख दो, आर है तब भी वाज यवर, एम है तो वाज यवर। तो यहाँ एम देखो यू के अनुसार क्या लिखोगे, वर, चूँकि यू बहुवचन माना जाता है तो वर इसके साथ आ जाएगा, यू वर। ठीक है, आगे लर्निंग। अब देखो माई आ गया बेटा, क्या आ गया, माई। देखो माई कैसा पर्सन है, देखो आई माई मी यानी फर्स्ट ही पर्सन तो आई होता है, यानी माई अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसके जगह पे कौन आएगा, यू ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट आता है। तो यानी जो ये माई है, माई जगह पे क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी माई की जगह पे यू आएगा। अभी इतने में काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि माई किस केस में है, उसी केस में यू। तो आप देखिए माई जो अपना है ये माई किस केस में, माई पॉजेसिव केस में है। माई किस केस में बेटा, आई माई मी, माई पॉजेसिव केस में है। तो उसी प्रकार हमें यू का पॉजेसिव केस लिखना है, तो यू का पॉजेसिव यू योर, यानी यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, योर। देखो पॉजेसिव केस के नीचे योर। तो आपको ध्यान देना है कि कौन, पहला ध्यान देना कि जैसे यहाँ प्रोनाउन है तो उसके जगह कौन आएगा, वो 123+ से जानोगे। फिर जैसे माई जगह पे यू आ गया, अब माई जिस केस में हो उसी केस, माई जिस केस में है उसी केस में यू को करो। तो माई पॉजेसिव केस में है तो यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, यू का पॉजेसिव केस योर होता है। यानी यहाँ माई जगह पे क्या लिख दोगे आप, माई जगह पे लिख दोगे योर लेसन, ऐसे रह जाएगा। अगर आप प्रोनाउन चेंज करना जान गए, समझिए कि पूरा नरेशन आ गया। अब 5वां सेंटेंस देखिए, चूँकि बोर्ड इम्तिहान में पूछे हुए सेंटेंस इसलिए मैं सब बता रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। देखिए आगे अगला वाक्य, सोहन से टू मी क्या लिखा बेटा, सोहन
said to me. सोहन said to me, Ram is writing a book. राम वाज हम कर रहे हैं, राम वाज राइटिंग ए बुक। राम बड़ा बहादुर हो गया भाई, एक किताब लिख रहा था। अब इसका आइडियस देखिए, इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए। सोहन पहले लिख दोगे सोहन, सेट टू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। सोहन टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखोगे, कंजक्शन दैट। राम टोल्ड मी दैट, सेड टू क्या होगा, टोल्ड। अगर सेड रहता तो सेडे रह जाता, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड, सेड है तो सेडे रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड। तो सोहन टोल्ड मी दैट। अब देखिए राम क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो यानी राम, देखो अगर इधर होता राम तो ही मानते, लेकिन यहाँ अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो नो चेंज हो जाएगा। जैसे राम किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो इस कहानी में मैंने नहीं लिखा था, आप देखो हम लिखे दे रहे हैं, अब लिखे दे रहे हैं। कोई नेम हो तो क्या हो जाएगा, नेम अगर कोई आ जाएगा तो वो होता है जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यानी यहाँ राम, देखो यहाँ लिखा भी थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज, ये इनका मतलब नो चेंज। तो यहाँ हो जाएगा राम, राम ही रह जाएंगे, राम को ही नहीं लिखेंगे, ठीक है, दैट राम। अब वाज क्या हो जाता है, अब सानी पढ़िए वर्ब वाली, तो वाज को हमने लिखाया हैड बीन लिखाया वाज के जगह पे। तो राम हैड बीन, राम क्या हो जाएगा बेटा, राम हैड बीन और फिर राइटिंग ए बुक। वाज क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, आप पीछे देख लीजिए, सानी राइटिंग ए बुक, सॉरी ए बुक, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, अब अगला सेंटेंस है दे सेड, दे सेड कामा, इन्वर्टर कामा के अंदर ऊषा हैड ओन द मैच, ऊषा हैड ओन द मैच। तो इसका आइडियस देख लीजिए, दे आप जानते हैं सेट सेट ही रह जाएगा, दे सेट कामा कमा हटा क्या लगाते हैं आप, कंजक्शन दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। अब ऊषा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो नो चेंज, आप याद रखिए थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ ऊषा ऊषा ही रह जाएंगी। अब हाइड क्या हो जाता बेटा, आप सारणी देखिए वर्ब वाली, वर्ब परिवर्तन वाली सारणी में हाइड को हम लिखा है, हाइड हो जाता है हाइड बीन। हाइड को क्या कर दोगे, हाइड को नहीं नहीं ना सॉरी, हाइड में नो चेंज लिखाए होंगे, हाइड क्या लिखाए होंगे, नो चेंज, यानी हाइड हाइडे रह जाएगा। फिर ओन द मैच, हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो रहा है। इसके बाद अब हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे विकेटिव केस के बारे में। विकेटिव केस क्या होता है इसके बारे में जानो, चूँकि कभी कभी जो होता है विकेटिव केस में वाक्य देते हैं तो बच्चे वहाँ समझ नहीं पाते हैं। तो विकेटिव केस देखिए क्या होता है। तो हम लिखेंगे, मेरे साथ आप लिखते रहिए, कभी कभी, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। किस प्रकार दिया होता है अभी तुरंत बताता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है तो क्या लिखेंगे अब? तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, तो रिपोर्टेड स्पीच लिख लो। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इस ऑब्जेक्ट को वेकेटिव केस में कहते हैं। हम कहते हैं कि वेकेटिव केस में है ये। पहचान क्या होगा बेटा? सबसे बड़ी पहचान में आपको बताता हूँ वेकेटिव केस की पहचान क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच, देखो आर एस लिख रहा हूँ, आर एस मतलब समझ जाइए आप। रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में लिखा होता है और कामा, ये कामा लगा लीजिए, और कामा के साथ होता है, कामा के साथ होता है। ठीक है। या फिर आर एस के अंत में कामा लगाकर लिखा होता है। कैसे? अब देखिए, जैसे लिखा हो, ही सेड मयंक कामा यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। या ऐसे लिख दे, ही सेड कामा यू आर माई फ्रेंड, यहाँ कामा लगा के अब लिखेंगे मयंक। यानी संबोधन रूप में। किस रूप में होगा बच्चे? संबोधन रूप में होगा। जैसे ही सेड मयंक यू आर माई फ्रेंड, देखो यानी उसने कहा, जैसे इसी को लिख सकते थे ही सेड टू मयंक, इसी का लिख सकते थे ही सेड टू मयंक यू आर माई फ्रेंड, लेकिन इन्होंने कहा कि ही सेड, उसने कहा मयंक, हे मयंक यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे भाई हो। या फिर ही सेड, उसने कहा यू आर माई फ्रेंड, कामा लगा के मयंक। तो वही तो मैंने लिखा है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी ये मयंक रिपोर्टिंग वर्ब में होना चाहिए। मयंक कहाँ, ये मयंक क्या है? सेट, यानी मयंक रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस मयंक मेन नॉर्मल वाक्य होता, नॉर्मल वाक्य होता तो मयंक को ऐसे लिखते कि ही सेड टू मयंक। क्या लिखते हैं इसको? ही सेड टू मयंक। लेकिन विकेटिव केस में क्या होता है, यानी कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। जैसे यहाँ मयंक को दिया है, और किस प्रकार दिया होता है? या तो प्रारंभ में दे देंगे, प्रारंभ में देंगे तो कामा लगा देंगे मयंक के बाद में, या अंत में देंगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो रिपोर्टेड स्पीच को खत्म होगा तो कामा लगा के तब लिखेंगे। ठीक है। ये होता क्या है असलियत में? तो ये रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसने मयंक से कहा कि यू आर माई फ्रेंड। ठीक है। अब ऐसे वाक्य को यानी हम ये ध्यान देते बस
कि इस तरह के 2-3 वाक्य हम करवाते हैं। देखिए आपको अब इसका इंडायरेक्ट बनाना है आपको, तो इंडायरेक्ट में इसका इंडायरेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको लिखोगे। वाक्य क्या है, वाक्य अपना देखिए है ही सेड। वाक्य अपना क्या है, ही सेड। तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड, तो सेड यहाँ बेटा देखो ही सेड नहीं होगा, अब सेड टोल्ड हो जाएगा। क्यों टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारा वाक्य ही सेड मयंक, लेकिन मयंक विकेटिव केस में है। मयंक विकेटिव केस में कैसे है, विकेटिव केस की सबसे बड़ी पहचान एक बार फिर सुनिए आप कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रारंभ में कोई शब्द दिया हो, उसके बाद कामा लगा दे, या अंत में कोई शब्द दिया हो कामा के बाद, जैसे यहाँ लिखा यू आर माई फ्रेंड मयंक तुम मेरे मित्र हो। तो यानी ये मयंक सबको, यानी वो जो है मयंक को संबोधित कर रहा है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में कामा के बाद कामा लगा के तो लिखा जाए तो कामा वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, यानी मयंक। यानी मयंक ऑब्जेक्ट ही है। नॉर्मल वाक्य होता तो ये ऐसे लिख के आता कि ही सेड टू मयंक। नॉर्मल वाक्य में कैसे लिख के आता, ही सेड टू मयंक। उसने मयंक, चूँकि मयंक से ही तो कहा, क्या कहा था कि यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, मयंक से ही तो कहा। तो यानी इसलिए यहाँ यानी भले वहाँ सेड, ये भले सेड लिखा है, भले ये सेड लिखा है, लेकिन ये क्या है, चूँकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये छुपा के दिए हैं, विकेटिव केस में दिए हैं। तो विकेटिव केस में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो विकेटिव केस चाहे मयंक यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही ले आएंगे और सेड को टोल्ड फिर कर देंगे। क्या कर देंगे, टोल्ड लिखेंगे ही टोल्ड मयंक। विकेटिव केस में का जो शब्द है नाउन है, चाहे जहाँ रहे उसे हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे लाके, ही टोल्ड मयंक, फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट। और वाक्य यू आर माई फ्रेंड आप जानते ही हैं, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। यू कैसा है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जो है मयंक है। ऑब्जेक्ट कौन है, मयंक है। अब देखो ध्यान दो, ही टोल्ड मयंक, इस वाक्य में दिखता नहीं था ऑब्जेक्ट, था ही सेड, लेकिन मयंक जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि विकेटिव केस में आया है। विकेटिव केस में जो आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो हमारा है वाक्य यू आर माई फ्रेंड मेन है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या है, यू आर माई फ्रेंड। तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और 123 बटा सन सूत्र आप देखें बेटा, तो 123 सन सूत्र में सेकेंड पर्सन को आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आप कहोगे, और इस सेट के आप तो कहोगे कि हम सर जी बताए हैं अभी कि सेट के बाईं ओर सब्जेक्ट होता है और सेट के दाईं ओर ऑब्जेक्ट होता है। दाईं ओर तो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन मयंक ऑब्जेक्ट ही तो है। विकेटिव केस में जो वर्ड आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, भले वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हो, भले ही वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हो। तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि यू की जगह पे यानी ऑब्जेक्ट मयंक आएगा। मयंक क्या है, कोई बॉय नेम है, यानी बॉय नेम क्या मान लेते हैं, ही। तो अब यहाँ यू की जगह क्या आ जाएगा, यू की जगह बेटा आ जाएगा ही, क्योंकि मयंक लड़का है। लड़के के लिए क्या मानते हैं, प्रोनाउन वाली सारणी में हमने बताया है कि मेल नेम हो, मेल नेम मतलब कोई पुरुष का नाम हो, मयंक तो ही मानते, तो इसलिए ही हो गया। आर का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, वाज या वर। अगर ये ही एक वचन करता तो वाज, अगर ये बहुवचन बदल के आ जाता, मान लो यहाँ यू था, बदल के बहुवचन कोई हो आ जाता तो वर हो जाता, लेकिन एक वचन ही है इसलिए वाजे रहेगा, ही वाज। अब माई फ्रेंड देखो बेटा, अब यहाँ माई भी आ गया। माई क्या है, प्रोनाउन आप जानते हैं, प्रोनाउन बदला जाता है। तो माई क्या है, माई जो है, माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है कौन आता है, सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ही। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही। तो यहाँ हो जाएगा माई, पहले हम जानेंगे कि माई जगह पे ही आएगा। अब देखेंगे, अब इतने में काम नहीं चलेगा, अब देखेंगे माई किस केस में है, उसी केस में ही को लाएंगे। माई पजस्वी केस में है ना, तो ही का पजस्वी केस आप क्या होता है, आप सारणी पढ़िए, ही, हिज, हिम, यानी ही का पजस्वी केस होता है क्या, हिज। तो इस वाक्य में जो यहाँ माई है वहाँ लिख देंगे हिज फ्रेंड। अभी विकेटिव केस का वाक्य समझ में कम आया होगा, अभी हम आपको बार बार समझाते हैं
एक आध दो वाक्य और लेंगे, एक आध दो वाक्य ले ले, विकेटिव केस आपका अपना हो जाए। नहीं भाई बहुत शिकायत करोगे कि सर जी ने विकेटिव केस बहुत जल्दी पढ़ा दिया। देखिए बेटा अगला वाक्य, वाक्य नंबर है 8वां वाक्य। 8वां वाक्य देखिए ही वो है वाक्य मोहन सेठ। वाक्य है क्या बेटा? मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है कृष्णा। वैसे तो मोहन और कृष्ण एक ही नाम था, लेकिन भाई वाक्य क्या करें। मोहन सेड कृष्णा आई शैल नेवर बेट्रे यू। आई शैल नेवर बेट्रे यू। अब देखो यहाँ मोहन ने कहा कि कृष्णा आई